हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन पॉलिटी के, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति यानी संसद की समिति। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति, जिसको कमेटी ऑन पिटिशंस भी बोलते हैं। तो हमारी संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जैसे कि इनके आंसर इन क्वेश्चंस के नीचे ही दिए हुए हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो हमसे पूछा गया है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, कि अगर आपको सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना है तो वो संसद का कोई एक अंग नहीं है। तो ये तीनों समिति संसद का ही अंग है और भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक इसका नियंत्रण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। इसमें बताना है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। तो क्या है, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। बीच में कोई भी क्वेश्चन स्किप न करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा और इनकी टोटल संख्या कितनी है और कितने लोकसभा से हैं और कितने राज्यसभा से। तो टोटल हमारे होते हैं 22 और हमें ये नहीं पता कि लोकसभा में और राज्यसभा में कितने हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 22 है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की ज़रूरत कब पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी नियुक्ति क्यों होती है आपको बताना है। तो कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, मतलब जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं वो लंबे अवकाश पर चले गए, उस समय होगी। या स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, तब होगी। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में साल साधारण वृद्धि होती है, तो तब करनी है। या न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का अगर कोरम पूरा नहीं होता तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 ऑप्शन ऊपर हैं और 2 नीचे। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो खंडपीठ बनाई गई थी सबसे बड़ी, वो भी सेकंड नंबर की, दूसरी सबसे बड़ी, तो वो किस केस में बनी थी। गोलकनाथ केस में, बिनबार मिल्स केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस, या टीएम पाई फाउंडेशन केस। तो हुई थी गोलकनाथ केस में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो कौन से केस में की गई थी, इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रुदल शाहवाद या केशवानंद भारतीवाद। तो ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद।
क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी संविधान संशोधन का कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, तो कब किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के या का स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, उस समय किया जाता है। या विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। या कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। या सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपील न्यायालय स्थापित करता है, तब। इसका ऑप्शन नंबर राइट होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं, मतलब कहीं और रखता है, तब। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। या सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है। या विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। या उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, किसी भी हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, या उपरोक्त में सभी को? तो ये अधिकार है हमारा सिर्फ राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर, या तृतीय वाचन में? तो ये होती है हमारी द्वितीय वाचन में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा और क्वेश्चन के कैसे थे, टफ थे, मॉडरेट थे, या इजी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है और 3 सही है, एक गलत है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रपति के हित में, राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। या फिर ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन लास्ट, राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर हमारा डी, राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कि इनमें से राज्य संसद में कौन सा शामिल होता है? भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद बनती है। या लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, या राष्ट्रपति एवं दोनों सदन? दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? बजट में संशोधन कर यह द्वारा पेश किया जाता है। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। या संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 15, ये 14 से 18 के बीच आता है, समता या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 15 होता है कि जो हमारा राज्य है, राज्य से मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग मतलब किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17, तो यह है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं करनी है।
अनुच्छेद 21 क्या बताता है हमें? इसको सर्वश्रेष्ठ मूल अधिकार माना जाता है क्योंकि इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राणों की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 22, ये होता है गिरफ्तारी में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके ऑप्शन आगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो हमारा आंसर होने वाला है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति के। तो बिना किसी राज्य की सहमति के, किसी से कोई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वह कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की स्थायी समिति नहीं है लोक लेखा समिति, आकलन समिति, या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण की समिति, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, संसद की स्थायी समिति इनमें से कोई नहीं है, ये सब अस्थायी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है, एक सही नहीं है और बाकी के 3 सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन 4 पढ़ लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, और इसमें कहा गया है कोर्ट मार्शल को छोड़कर। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट मार्शल को भी नहीं छोड़ेगा, कोर्ट मार्शल की भी करेगा और अन्य जो बताया गया है उसकी भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि यानी किसमें निहित है? तो यह है संसद में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? तो ये होती है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, इसके आगे बताना है, संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, या संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है, या फिर ना ही राज्य सरकार और ना ही संघीय सरकार? तो ये दिया गया है संघीय सरकार को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, 356, 352 या 360? अनुच्छेद 355, ये 3 ऑप्शन मतलब अनुच्छेद 356, 52, 60 ये हमारे हैं राष्ट्रपति संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? तो ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार या हृदयनाथ कुंजरू? तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जाती है? तो अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपात है, वो भी राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये होती है संवैधानिक मशीनरी की विफलता होने पर राष्ट्रीय आपात घोषणा, या आक्रमण, आंतरिक अशांति, या युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो ये होती है बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।